Electricity, that is flow of charge, is called electricity. Is flow of charge. Charge is fundamental property of matter like mass. जैसे किसी भी मैटर में मास होता है, अगर मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, मास होगा, उसी तरीके से उसमें चार्ज भी होगा। तो ये पदार्थ का मूलभूत गुण है, जैसे उसमें द्रव्यमान है वैसे ही उसमें आवेश भी है। सो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अगर कोई मैटर है तो उसमें चार्ज जरूर होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही मिलकर बना होगा। अल्टीमेटली एटम भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिलकर बने होते हैं कि नहीं? चार्ज इज फंडामेंटल। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स, positive charge and negative charge. Okay, minimum positive charge is beared by, कौन धारण करता है? प्रोटॉन। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होगा, उससे भी कम नहीं हो सकता। इट इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये मिनिमम है। जैसे अमूल दूध का पैकेट है तो वो आधा लीटर ही आएगा। आधा लीटर के पीछे 100 ले लो, 200 ले लो, लेकिन मिनिमम तो आधा लीटर का आएगा। अब उससे कहो हाफ लीटर हमें नहीं चाहिए, 200 ml दे दो पैकेट काट के, तो कोई नहीं देगा। वो कहेगा यही मिनिमम है। दैट इज, जो कोई चीज़ पैकेटाइज्ड है उसको कहते हैं क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। तो ये एक उसका पैकेट है। मिनिमम पैकेट इतने में आएगा। मिनिमम नेगेटिव चार्ज इज बियर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके, मिनिमम C का मतलब है कूलम्ब। कैपिटल सी है, और अगर ऐसे लिखना चाहोगे पूरा साइंटिस्ट का नाम तो ऐसे, जैसे न्यूटन है फोर्स की, तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। जूल तो ये भी लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो। कूलम्ब ऐसे लिख सकते हो या कूलम्ब। करंट को एम्पियर कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। साइंटिस्ट के नाम को लिखोगे तो छोटा करके लिखोगे, डिस्टॉर्ट करके, और ऐसे लिखना, पूरा नाम नहीं लिखोगे क्योंकि वो बुक रद्दी में जाएगी, फिर साइंटिस्ट का अपमान होगा। तो इसलिए ऐसा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो मिनिमम नेगेटिव चार्ज इज बियर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इट इज, सेंटेंस पूरा करिए दिव्या। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इतनी बात समझ में आ गई? तो मिनिमम इतना हो सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए बॉडी कंटेन्स 10 units of excess charge, excess negative charge, then how much total charge is beared by it? देखिए, वैसे तो जो भी
कोई मैटर है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, हाइड्रोजन कोई ले लो, तो जितने प्रोटॉन होते हैं क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रहेंगे। ऐसा तो थॉमसन मॉडल में कि टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, हैंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है और मॉलिक्यूल से ही बन के सारा सिस्टम बना है जितने भी मैटर हैं। तो जब एटम और मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इसका मतलब हर मैटर न्यूट्रल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अगर मेटल है तो क्या होगा अंशुप्रिया, जैसे तुम ये समझो सोडियम क्या एक मेटल है, तो सोडियम में 11 है तो इसको क्या 281 कह सकते हैं। अगर तो सोडियम में इतनी चीज है, अगर मैं कहूँ कि सोडियम आ गया तो सोडियम के जो भी सेंटर एटम होंगे उनके ऊपर जो बाहर का आउटर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा बोलो, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये चीज उसमें घूमती रहती है। देखो इलेक्ट्रॉन्स की मॉडल देखो, तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम का नेचर है, अगर सोडियम मेटल कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, तो सोडियम मेटल चाकू से काटा जा सकता है। इसको हम दिखा देंगे आपको, ठीक है, रखा हुआ है हमारे पास। तो सोडियम अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट पूरा करता है, ऐसा तो आपको मालूम है कि नहीं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है इसका, इसने दे दिया, उसने बोला तुम चले जाओ जहाँ भी जाना है, मैं तो नहीं रख सकता तुमको, क्योंकि सेंटर में 11 प्रोटॉन है, लेकिन आउटर की जो ऑर्बिट है इसमें एक जो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था ना, इसने उसको भगा दिया, बोला यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको उसने क्या किया, चले जाए, बोलो हमें ऑक्टेट पूरा करना है, चले जाइए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया वो इसके चारों ओर घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ऐसे ये ऐसे यहाँ ऐसे घूम रहा है। और ये जो चीज़ें हैं जो सोडियम है, तो सोडियम क्या है, सोडियम अपने लैटिस पॉइंट पे फिक्स है। तो मान लीजिए जैसे सोडियम मेटल है तो इसके जहाँ भी है इसका समझो ये लैटिस पॉइंट है, या इस कमरे में जितनी ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स का जो सेंटर है वहाँ समझो सारी ब्रिक्स फिक्स हैं, उसके चारों ओर जो भी फ्लूइडिटी हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहे तो करता रहे, लेकिन उसके चारों तरफ सीमेंट लगी हुई है कि नहीं, थोड़ी तुम सोचो सीमेंट फ्लो कर रही लेकिन ब्रिक्स अपनी जगह फिक्स है, तभी तो किसी भी मेटल का आकार फिक्स हो सकता है कि नहीं। तो इसी तरीके से सोडियम तो अपनी जगह फिक्स होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। तो अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हमें, तो सोडियम में क्या चार्ज आ गया बताओ, प्लस। क्यों, क्योंकि अब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन न्यूट्रल कर देगा और एक प्रोटॉन एक्सेस है। तो ये जो लैटिस पॉइंट पे हैं क्या वहाँ सब प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया जा चुका है, और वो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्रीली क्या कर रहा है बताओ, मूव कर रहा है। वो कैसा है, इन मेटल्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज इवन दो नोबडी इज रेडी टू टेक इट। क्या मैं यहाँ क्लोरीन आ गया था कि हमें दे दो मेरे 7 है, आया था क्या, 287 होता ही नहीं क्लोरीन में, नहीं आता ना, फिर भी इसने दे दिया। In metals the outermost electrons is simply set free by matter, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ सोडियम ले लूँ तो क्या इस सोडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, और अगर इसके एक तरफ एक ऐसी प्लेट लगा दी जाए जो पॉजिटिव हो और एक ऐसी प्लेट लगा दी जाए जो निगेटिव हो, तो बोलो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, भाई उसने तो छोड़ ही दिया। अब किसी ने तुमको घर से निकाल दिया तो तुम्हें कोई बोलेगा आओ मेरे यहाँ खाना खा लो, खीर बनी, तुम भाग जाओ, खीर ऐसा करोगे नहीं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे बताओ, दे मूव इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज चार्ज का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड then these free electron moves to opposite charges, कहाँ चले जाते हैं, and conduct electricity। और क्या करते थे बताओ, तो करेंगे कि नहीं, यही इलेक्ट्रिक करंट, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। इतनी बात समझ आ गई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मान लीजिए तुमने मेटल पे हैमरिंग की, तो क्या मेटल पे हैमरिंग करोगे तो मेटल टूट जाएगा कि नहीं टूटता है,
नहीं टूटता है, क्योंकि वो मेलिएबल है। आघात वर्धनीयता, आघात करने पर वो बढ़ेगा, उसकी शीट्स बीट की जा सकती है। कॉपर में भी मारो, पीट पीट के बड़े बड़े बर्तन बना दिए जाते हैं, तो उसी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। इफ इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स देन इट इज नोन एज मेलिएबिलिटी। तो अगर तुमने इसमें से बीट किया तो क्या ये सोडियम बाहर निकल जाएगा? इसमें से कुछ बीट किया तो बाहर निकल जाए, लेकिन इनको ये बाहर नहीं निकलने देगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, और जब अपोजिट का इंटरेक्शन होगा तो क्या ये भी इसी में बंधा रहेगा? तो यही इसका की फैक्टर है कि मेटल बिखरते क्यों नहीं है। वाई द मेटल्स आर नॉट ब्रिटिल, वे भंगुर क्यों नहीं होते? मेटल्स आर नॉट ब्रिटिल, दे डू नॉट बी ब्रोक इनटू पीसेस बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों होता है बताइए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि इसमें मेलिएबिलिटी की ताशी समझ में आई। अब जरा देखो, यही इलेक्ट्रॉन जो इसके द्वारा छोड़ दिए गए हैं, ये इसकी चौथी ऑर्बिट में भी चले जाते हैं कई बार। ये क्या कहाँ चले जाते हैं बताइए? फ्री से निकल के कहाँ चले जाएंगे? फोर्थ ऑर्बिट में चले जाएंगे। और फोर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद कैसे चले जाएंगे? जैसे बाहर हवा में बहुत सारे सूर्य का प्रकाश है, तो फोटोन है क्या, पैकेट ऑफ एनर्जी घूम रहे, जैसे उसको एनर्जी मिली उसने पा के बाउंस कर गया, जंप कर गया। अब वही इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में चला गया तो फिर से ये वापस कभी कभी आ जाए, क्योंकि अट्रैक्शन तो ही है ना 11 प्रोटॉनों को। जब वो नीचे आएगा तो क्या वो फोटोन, जैसा कल बताया था 2 जूल के बराबर, ऐसे ही वो कोई ना कोई फोटोन यहाँ के एमिट कर सकता है किसी भी दिशा में। इसलिए जिस भी दिशा से देखो मेटल में एक चमक पैदा होती है, क्योंकि वो जो फोटोन उसके द्वारा छोड़ा गया वो तुम्हारी आंख के रेटिना पे पड़ जाता है। सो मेटल प्रोड्यूस लस्टर। वो बात समझ आई? जो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाउंस कर जाता है फोटोन को पाकर, ऊपर चला जाता होगा, और फिर वहाँ से क्या होगा? फिर जब 11 प्रोटॉन के इंटरेक्शन में फिर से अपनी जगह आ जाएगा। बहुत देर तक तो वो उछल के नहीं रह सकते ना, वो एक एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन उसे अपनी ग्राउंड स्टेट में तो आना पड़ेगा ना। दैट इज़ ए टेम्पररी स्टेट, जहाँ पर वो 10⁻⁻8 सेकंड ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। फिर उसे आना पड़ेगा, फिर फोटोन लेगा, फिर जाएगा, आएगा जाएगा, यही करता रहेगा, चमक पैदा करता रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से मेटल की मेलिएबिलिटी समझ गई। मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है बताइए अंशुप्रिया? मेटल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। सीधी बात, कोई पूछे मेटल क्या है? विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल। तो सोडियम दे सकता है। और विच कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, यही बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने 9th में पढ़ी। ओके, तो अब अगर देखें तो इसमें मान लीजिए नॉन मेटल होगा, तो अगर मान लीजिए चाहे कार्बन हो, तो कार्बन में क्या ऐसा कुछ होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा? कार्बन में तो खुद ही 2 6 है, तो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे। जैसे हमने बताया ना 2 कार्बन आपस में करते हैं तो अगल बगल वाले का, तो ये क्या कर लेंगे आपस में? कार्बन है, दीज आर टाइटली बॉन्डेड। तो एक कार्बन 4 कार्बन से क्या कर लेगा बताइए? बॉन्डिंग कर लेगा। तो वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर तुम हैमर करोगे सब टूट जाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ने जाएगा? कोई पकड़ने जाएगा क्या? तो इसलिए ब्रिटिल होते हैं। और जबकि वो कैसे बताइए? इतनी बात समझे। अब जरा ध्यान दो, मान लीजिए वही इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आ गए। क्लोरीन में तो हर एक को चाहिए होता है ना, क्योंकि उसके बाहर कितने होते हैं बताओ? क्लोरीन में आउटर में कितने होते हैं? तो अगर इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये सब 7 दिखाएं, लेकिन सबका तो पूरा नहीं है ना। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दे दिया जाए तो इस वाली शीट में फिर वो सोडियम ने दे दिए, तो क्या 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए? यहाँ जो क्वेश्चन कहा गया एक्सेस इलेक्ट्रॉन का, इतनी बात समझ आ गई? तो अब तुम्हें इसके द्वारा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? बताओ सुजैन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हो सकते हैं? मेटल के अंदर कि नॉन मेटल के अंदर? ना, मेटल में नहीं होंगे। मेटल में तो उसी के द्वारा ही छोड़े गए इलेक्ट्रॉन है, और कोई और आके दे मैग्नीज की और लोगे क्या सोडियम, तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। हम कहाँ से लेंगे? हमारे पास ऐसे ही है देने, कोई लेने वाला नहीं है। हर एक एटम एक एक दे रहा है, वो तो देने को तैयार है। जो घूम रहे हैं उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, कोई बाहर से लेके आए क्या? मेटल नेवर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल कभी लेगा क्या इलेक्ट्रॉन? कौन लेगा बताओ? तो जब मैं ये बात करता हूँ कि देयर आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन,
तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि इट इज़ ए नॉन मेटल, और मैं कहूँ देयर इज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास जैसे एक सोडियम ने 1 लूज किया था तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर मान लीजिए 3 सोडियम करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। तो क्या अमन तुम इसका अब आंसर बता सकते हो कि उसके ऊपर कितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा? मैं इसका क्लोरीन मान के चलता हूँ या कार्बन मान के, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया कोई नॉन मेटल, और उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है बताओ? 10 यूनिट का। तो बताओ कितना टोटल चार्ज है? बोलो। सही। इन्होंने ये जो चीज बताई है अभिषेक में, इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत बड़ी बात की है, देखो 10th में होते हुए हम लोग भी सीखें कि अभिषेक इसे कैसे कर पाते हैं। सो इट हैज 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये मान लें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। देखो नाउ, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई चार्ज की? हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पर आना है। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? बाई चार्ज कैन एग्जिस्ट इन ए सब्सटेंस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेटाइजेशन। क्वांटा का मतलब पैकेट होता है। ध्यान दीजिए कि Z is equals to NA या Q is equals to। कहने का मतलब है Q टोटल चार्ज, टोटल चार्ज and an integer, or E that is the charge on electron, charge on electron। जैसे तुमने कहा कि भैया हमें अमूल का दूध चाहिए, तो तुम दूध देने गए तो तुम उससे कहोगे हमको 3.5 पैकेट दूध दे दो, तो दे देगा तुमको? 3 देगा। चलेगा इंटीजर में मांगो 3 लो, 4 लो, 1000 ले लो, हम तो यहाँ एजेंसी को 3.5 दे देगा क्या तुमको? कह दो 1.5 दे दो। नो, इट इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, यू हैव टू टेक इन इंटीजर। तो कौन सा मल्टीपल चाहिए? इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मल्टीपल किसका? मिनिमम का। कहेगा जो हमारे यहाँ मिनिमम पैकेट है आधा लीटर का, तो उसका इंटीजर मल्टीपल लो ना। तो मान लो जो जितने से तुम मल्टीप्लाई करोगे हाफ लीटर को या 1 लीटर का ही समझ लो एक है, तो तुम 10 लो, 20 लो, 1000 लो, लेकिन 1.5 ले पाओगे क्या उससे? वो काट के देगा क्या? उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, कोई कहते भाई हम तो 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक आधा, इतने इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो पाएगा क्या? बिकॉज एटम को ही नहीं कट किया जा सकता, तुम इलेक्ट्रॉन को काट लोगे क्या? भाई आपने देखा है ना। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने डाल्टन, जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ी, एटम कैन नॉट बी कट, उसी एटोमियो इट कैन अनकट, नाम ही है उसका एटोमियो, इट कैन नॉट बी कट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांटाइजेशन को रिपीट करो दिया। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? बता ही नहीं है, बोलो। वो बता दिया अगला, बता ही नहीं है, बोलो बताओ मुझे। Charge can exist in a substance equal to the minimum इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज। रिपीट करो शिव शर्मा। किसी भी वस्तु में जितना आवेश है वो उसके न्यूनतम आवेश के पूर्णांक के गुणांक के बराबर होता है। द चार्ज पॉसिबल ऑन ए सब्सटेंस कितना हो सकता है? इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, 1000 से करो, उतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मल्टीपल किससे मल्टीप्लाई करो?
मिनिमम अब रिपीट करो चार्ज चार्ज कैन एग्जिस्ट इन सब्सटेंस बहुत जरूरी है बोलो इसको तो सीखना पड़ेगा ना चार्ज पॉसिबल ऑन अ सब्सटेंस इज द इन चलो दूसरा लिख लें सो टोटल चार्ज ऐसी डेफिनेशन लिखो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल देखो सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि बड़े बड़े जो धुरंधर है वही नहीं बता पा रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी भी टोटल चार्ज ऑन बॉडी किसके इक्वल होगा टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज तो समझ आ गया सिंपल है ना टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीप्लाई किया कि नहीं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज सही है इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या पैकेटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल तो इसमें क्या है टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये ज़्यादा सही है कि वो ज़्यादा ठीक लग रहा है ये ठीक लग रहा है दोनों एक ही बात है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी लिख सकते हो वो ज़्यादा सही नहीं ये ठीक लग रहा है चलो इससे क्या पता चल रहा है तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा बोलो कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है 10 हैं 10 हो गए कि नहीं और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो देखा कूलम ने अपने हिसाब से अपना नाम दे दिया बस में इतना उस पर चार्ज तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 10 को इसमें रख दो तो -19 और +1 तो कितना हो जाएगा ठीक है ना अब देखो when sodium comes in contact of chlorine it shifts 10 electron to each ऐसा क्यों हुआ as metal donates electron and non metal accepts electron ये तो बात सही है कि नहीं सोडियम ने दे दिया उसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए as metal donates electron and non-metal accepts it तो find अब ऐसा करने पे net charge on each अंशुप्रिया ऐसा करने से सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा मान लो सोडियम सब्सटेंस है और उसको क्लोरीन तो एक गैस है तो वो इसके चारों तरफ समझो गैस का एक वातावरण बना दिया जो कि क्लोरीन गैस और ये सोडियम है क्लोरीन को तो ऐसे नहीं कर सकते ना वो कोई क्यूब तो हो नहीं सकती वो तो एक गैस है येलो कलर की नहीं तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए ऐसा करके धीरे धीरे इसके ऊपर एक नमक की परत बन गई नमक बनना शुरू हो गया देने से ही तो बनता जाएगा ना क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे जब ये मिलियंस दे देगा तो पूरा ही नमक बन जाएगा वो रिएक्शन हम लोगों ने देखी कैसे फ्लैश में होती है नहीं फर्स्ट चैप्टर में तो अब जरा देखो जब इसने इसको दे दिया तो सोडियम ने 10 दिए और क्लोरीन ने 10 लिए तो ऐसे में क्या होगा सो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन electrons now sodium contains अंशुप्रिया सोडियम में कितना नेट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या निगेटिव
कुछ बताओ, मान लीजिए इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, सोडियम ने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, आप बताओ तो मुझे पता चलेगा ना कि आप समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं दूसरी तरीके से समझाऊंगा, बोलो ताशी। 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अब जिसने लिए क्लोरीन लेगा क्योंकि उस पर 287 उस पर क्या हो जाएगा 10 यूनिट, यही बात है कि नहीं, ये समझ में आ गई कि नहीं? तो बताओगे नहीं तो मुझे डाउट हो जाता है कि शायद ना सब, फिर हम दूसरी तरीके से समझाएंगे, बात समझ आई कि नहीं? ये समझ में आई बात कि नहीं? सोडियम ने दे दिया 10, सोडियम एक मेटल है कि नहीं? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट हैज डोनेटेड, इसने क्या किया, इट हैज डोनेटेड 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिसने 10 दे दिया तो उस पर 10 एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, पहले न्यूट्रल था, 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो प्रोटॉन तो पीछे रह गए ना उसके न्यूक्लियस में, तो 10 पॉजिटिव हो गया। और जिसने लिए उसके प्रोटॉन के ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन आ गए तो उस पर निगेटिव आ गया। तो बताइए इस ट्रांसफर के बाद सोडियम पे नेट चार्ज कितना है, 10 यूनिट्स ऑफ, और क्लोरीन पर चाहिए सोडियम कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब फार्मूला लगाइए फॉर सोडियम, फार्मूला कुछ, फार्मूले में कोई सुविधा नहीं दी गई है, दैट इज एन, इसमें बस E प्लस लिखो, या इलेक्ट्रॉन ही लिखना पड़ेगा, और जाओ तो आप इसे P प्लस लिखो, क्योंकि वही है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन से लेना पड़ेगा, और वो है तो वो लिख दो। एनी क्वेश्चन Q इज इक्वल टू एनी चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ इलेक्ट्रॉन का खेल है। अब यहाँ ऐसा आ गया तो NP लिख दो, नहीं तो पूरे चैप्टर में तो यही चलेगा ना, प्रोटॉन तो कहीं चल के आते जाते नहीं है, तो इसलिए है यही फार्मूला पूरे चैप्टर के। बाकी अभी यहाँ इसे लिख दिया क्योंकि उसने दिया है तो प्रोटॉन का रखना पड़ेगा कि नहीं, और नहीं तो इसी फार्मूले में ही तुम यूज़ कर सकते हो, बस यहाँ प्लस लगा, हायर क्लासेस में गलत नहीं होता, फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ क्या रख दो बस, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 इंटू जितना क्या लिखें, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम हो जाएगा। और फॉर क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन पे देखिए, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी, हाँ उत्कर्ष वैल्यू पुट कराओ, 10 into 1 minus 1.6 into 10 to the power माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर minus 19 -19 कूलम, तो कितना हो जाएगा, minus 1.6 into 10 to the power minus 18। सही है। तो पहली प्रॉपर्टीज तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, पहली प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, देखो मान लीजिए कि अगर सोडियम ने अपने बगल में, ऐसे समझिए कि कार्बन आ गया, तो कार्बन को इसने क्या किया होगा, ये सोडियम है और ये क्या है कार्बन, ये क्लोरीन ही समझ लो, तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, क्योंकि एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स इज न्यूट्रल, जब तक वो किसी को कुछ लेता देता नहीं है, क्योंकि वो तो एटम से बना है, जब एटम ही न्यूट्रल है तो एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल ना भी बनाओ एटम से ही चलो, एटॉमिक नेचर इसका। तो इसमें से मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसमें ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि इसको तो अपना 2 का ऑक्टेट पूरा करना था, इन्होंने ले लिए, क्योंकि इसके पास 287 थे, एक ले लेके इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया। ऐसा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए बोलो, 10 आ गए। ऐसा होने के बाद जो सोडियम है, सोडियम पर 10 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, 10 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों आया देखो, अगर एक सोडियम एटम, एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो बताओ उस पर कितना चार्ज आता है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन,
8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, तो इस पे 11 प्रोटॉन और 10 क्या हो जाएंगे, बोलो ये निकल गया, मान लो ये निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक देने के बाद इसके ऊपर नेट कितना चार्ज आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो नेट चार्ज कितना हुआ बोलो, इट इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। समझ लो कि जितने इलेक्ट्रॉन है कहीं में उतने ही प्रोटॉन है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या इसके पास 10 एक्सेस प्रोटॉन नहीं हो गए, सब चीज़ों में उतने ही। अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन है तो 1 लाख ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। लेकिन 10 के निकल जाने पर 10 इनका प्रोटॉनों का साथी तो छूट गया, तो वो अकेले बचे कि नहीं, ये चीज़ है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से जब इसने 10 दिए तो इसके ऊपर नेट 10 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसने 10 एक्स्ट्रा ले लिए, वहाँ भी जोड़े में थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तो 10 एक्स्ट्रा क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दूसरे वाले में क्या आ गए बताइए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना। क्या ये प्रोडक्ट नहीं समझ में आई कि ये चीज़ नहीं समझ में आई कि अब आ गई है, आ गए। अब हम और कुछ देखेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। That is light charges repel and unlike charges attracts। प्लस और प्लस है तो ये रिपेल करेगा, माइनस और माइनस है तो क्या होगा, और प्लस और माइनस है तो क्या होगा, करेगा। पहली बात समझ आ गई। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच मेजर्स चार्जेस। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच मेजर्स चार्जेस। जो 10th में पढ़ रहे हो वही 8th की बुक में है, देख लेना, जो आपको पढ़ाते हैं वही सब मैं 8th को भी पढ़ाता हूँ, पूरा वही है। इलेक्ट्रोस्कोप देख लेना वहाँ पर वही, या याद आ रहा हो तो अब हम लोग देखो, और वही अपने से 12th में भी पढ़ो। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सही है। नाउ इसमें क्या चीज होती है इलेक्ट्रोस्कोप में, एक ये लकड़ी का बना हुआ है, और इसमें ये ऊपर एक प्लंजर लगा हुआ है। तो प्लंजर में से ये यहाँ पर 2 पत्तियां लगती हैं जो गोल्ड लीफ की है, ये गोल्ड की है, बाकी है। अगर इसमें तुम कोई चार्ज बॉडी टच कराओ, मान लो तुमने इसमें इलेक्ट्रॉन टच करा दिए जिसमें निगेटिव है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होते होते क्या वे इलेक्ट्रॉन इन गोल्ड लीफ पे भी आ जाएंगे। तो क्या ये गोल्ड लीफ आपस में रिपेल हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपने देखा कि लाइट चार्जेस रिपेल होते हैं कि नहीं। तो अगर यहाँ से अल्टीमेटली इसमें आ गए तो रिपेल हो गए। तो अभी इसमें देखो रिपेल नहीं है, अभी इसकी गोल्ड लीफ फीचर कैसी है बताओ, चिपकी हुई है, लेकिन अंशुप्रिया के बाल बिल्कुल सूखे हैं, देखो। तो हम when two dissimilar bodies are rubbed with each other, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है और ये इनके हेयर है, तो ऐसा करने से हमारे पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नाम ही ये पीवीसी इसके पाइप है, सब जो पाइप लगे होते हैं ये सब पीवीसी पैनल, तो वैसे ये पैनल भी पीवीसी का, जितनी प्लास्टिक है सब पीवीसी। तो अब मैंने इनके बाल से इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अंशुप्रिया देखो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दूर हो गया, दिखा कि नहीं। फिर से डिस्चार्ज करता है, पूरा डिस्चार्ज हो गया, देखो फिर से कर दिया है ना। ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है, बहुत पतला पतला है, तो मोटा करने की तो वो नहीं रहेगा ना चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखिए, ये देखिए टिश्यू राम चार्ज, ये देखो इतना पूरा ही खोल फैल गया अभी। अब और आप लोग भी देख लें, ये देखिए अभी ऐसे है, अलग अलग हो रहा। मैं इनके बाद सही है, ये देखिए खुल गया ना, ये देखिए हाँ? ये जब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जो दोनों पत्तियों में रहे तो क्या वो रिपेल नहीं करेंगे? उतना नहीं हो रहा है, थोड़ा तो खुल रहा है ना, थोड़ा देख लो बाकी तो आंसर के बाद देखो थोड़ा खुल रहा है, किसी किसी में बता रहे इनके वाले से भी हो रहा है। चाहिए लगा होगा तो नहीं होगा। आगे बढ़े, इतनी बात समझ आ गई आपको? दिस इज, इसको कहते हैं जो स्कोप का मतलब चार्ज करना, तो इलेक्ट्रो स्कोप, वैसे स्कोप का मतलब होता है देखना, स्कोप जैसे टेलीस्कोप और जो माइक्रोस्कोप और जैसे स्टेथोस्कोप, ठीक है कि नहीं? तो उसमें सुनना है किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर क्या है, ये चार्ज को देखने का मीडियम, इसलिए इसे क्या कहा गया है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या तुमको बताई, बताओ? सिमिलर। दूसरी चीज दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed. Total charges in the universe is conserved. न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट। ब्रह्मांड में कुल जितना आवेश है वो संरक्षित है। हाँ बोलिए। बिल्कुल वही चीज। चार्ज भी कुछ नहीं कह सकता। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Total charge in the universe is conserved. तीसरा है क्वांटाइजेशन या पैकेटाइजेशन। चार्ज अगर चाहिए किसी बॉडी में तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही उपलब्ध है। कोई ये कह दे कि किसी में इतना चार्ज हो सकता है, दैट इज 1.6, दैट इज कोई अगर ऐसा कह दे कि -19 कूलम, इतना चार्ज मैंने देख लिया, कोई कहता निगेटिव चार्ज इतना देखा, तो तुम उत्कर्ष इसे सच मानोगे कि झूठ 1.9 और कोई कह दे 1.9 और 8.5 2.7 ऐसे कहते हैं। 2.7 कहते कि इतना हमने चार्ज किसी बॉडी पे देखा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था और एक को काट लिया था बीच में से, उसमें आधा कर दिया था और फिर उन दोनों से मुझे इतना चार्ज मिला, तो तुम उसकी बात सच मानोगे कि नहीं? क्योंकि 1.5 थोड़ी को ले सकता, ये हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इसका हाफ कर दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी भी चार्ज। तो इस तरीके से। तो तीसरी चीज क्या बताइए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन एग्जिस्ट इन ए बॉडी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सही है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? यहाँ सुझाव ना समझ में आए तो पूछो, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कई मेथड है बताने के। जरा सा भी ना समझ में पूछ लो तुरंत। जब हम 8th वालों को समझा देते हैं तो कुछ भी होगा तो समझा ही देंगे, बस आप पूछ लो बता देंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी एज इंटीग्रल मल्टीपल
ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। सही है, जिसको भी क्या लिखा जा सकता है एन ई। तो किसी पर टोटल चार्ज है, क्यू टोटल चार्ज है, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। क्यू क्या है, टोटल चार्ज, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और ई क्या है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। चौथी चीज, charges can be computed algebraically, computed added subtracted। computed का मतलब होता है कि added या subtracted। कहने का मतलब है कि अगर एक बॉडी है उस पर +4 कूलम का चार्ज पहले मैंने दिया, फिर -2 कूलम का दिया और +3 कूलम, तो इस पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा। तीन तरीके से हमने चार्ज बॉडीज को टच कर दी, टच से शिफ्ट कर लिया चार्ज, तो इस पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जोड़ो सबको। माइनस, तो कितना हो गया, वो +7 हुआ, और 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो उस पर नेट कितना चार्ज आ गया, +5। मुझे बात समझ आ गई। चार्ज को ऐसे कंप्यूट किया जा सकता है। ओके, नाउ ये तो बात हो गई चार्जेस की। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो Q क्या होता है, जब वो Ne होता है, तो टोटल चार्ज हम कितना चाहते हैं बताओ, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज है, तो हमें नंबर तो नहीं पता कितने हैं, तो हम सोच रहे हैं इस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है, तो पता नहीं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सारे होंगे तो 1 कूलम का निगेटिव चार्ज होगा, और अगर इसमें एक्सेस प्रोटॉन होंगे तो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने 1 कूलम टोटल चार्ज की जगह लिख दिया है, हमको क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल चार्ज -19 तो बहुत छोटा होता है, डेसिमल के आगे 19 जीरो लगाओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है बताओ, 10⁻⁻⁹ कितने कूलम, यही है कि नहीं। तो हम चाहते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना चार्ज किस पे होता है बताओ, पर इलेक्ट्रॉन, दिस मच कूलम पर इलेक्ट्रॉन। इसको कहाँ ले जाओगे, नीचे। तो 1 कूलम और डिवाइडेड बाय किससे होगा, 10⁻⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ n बचा, तो देखो कूलम से कूलम कट गया क्या, चार्ज की यूनिट कूलम होती वो कट गई, और वो जो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। और जरा देखो ये -19 कहाँ जाएगा, जब वो भी ऊपर चला जाएगा 19 बन के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये अपॉन में है, तो कोई भी चीज़ अपॉन में है, तो इससे क्या होगा, वो ऊपर चली जाएगी पर इलेक्ट्रॉन। न लिखना चाहो तो छोड़ दो इसको छोड़ ही दो, बाकी तो इलेक्ट्रॉन लिखना जो चाहे वो लिख सकता है। तो संख्या तो आ ही जाएगी, एक नंबर में आ जाएगा, नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती। चलो अब देखो, इतनी बात समझ आई, कूलम कट गया, -19 ऊपर चला गया। अच्छा बताओ, डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, 10/16 है, 16 से डिवाइड करो 10 में, डेसिमल लगाओ तो बोलो कितना आया, 6 टाइम्स 16 6 जा 4 बचा, तो 16 2 जा, फिर 8 बचा, तो 16 5 जा, कितना हुआ, that is equals to 0.625. This is 0.625. तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 0.625 into 10 to the power 19। अगर 1 टन इससे इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा,
फिर 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मुझे समझ नहीं भाई, 10 निकाल के इसमें डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18 हो जाएगा कि नहीं? तो अब ये n हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इफ ए बॉडी कंटेन्स दिस मच, इतने हो, बहुत ज्यादा संख्या है तुम्हारे माइंड में हो रहा, पता नहीं इतने चार्ज, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी धरती में होंगे भी कि नहीं, ऐसा सोचने में तुम्हें आ रहा होगा 18 टाइम्स, बहुत ज़्यादा ही होगा ना, ऐसा लग रहा होगा। तो हो सकता है कि धरती में मिल जाए, नहीं तो सूरज में तो मिल ही जाए। so ये इट इज़ वेरी लास्ट पॉइंट। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल के, क्वेश्चन पढ़ो, कितने इलेक्ट्रॉन मिल के एक कूलम्ब चार्ज धारण कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन कलेक्टिवली बियर -1 कूलम्ब चार्ज। क्या पूछा गया है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, या दूसरा कैसा पूछा जा सकता है बताओ? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली कैन बियर, और वही 1 कूलम्ब चार्ज की डेफिनेशन हो जाएगी, -1 कूलम्ब चार्ज। और बात समझ आ गई? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन कलेक्टिवली बियर, कलेक्टिवली कैन बियर, इतनी बात समझ आ गई? तो हमने कहा भाई हमें लेट देयर आर, क्वेश्चन लिखो लेट देयर आर एन इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे? एन इलेक्ट्रॉन। तो हमने एन लिख दिया, फिर एक का चार्ज इतना, तो एन इंटू 1 का चार्ज वही मिल गया, तो टोटल चार्ज हुआ 1 कूलम हो गया। मिला दिया, पर प्रोडक्ट करके हमने कहा भाई ये हो जाएगा। और हमने लिखा -1, तो यहाँ भी माइनस ही लिखो, नहीं तो माइनस का क्या होगा भाई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस नहीं आएगा, तो माइनस हम आगे काटेंगे, अपने रिमाइंड कर लेना। तो बोलो, अब हमने इसको इसके नीचे लिख दिया, कटने के बाद क्या क्या हुआ बोलो? देखो ऊपर 1 था, ऊपर क्या था? 1 कूलम, तो कूलम से तो कूलम कट गया ना, और 1/1.6 लिखा, और निगेटिव भी कट गया क्या? तो यहाँ पे निगेटिव नहीं बचा, सही है? तो इसको लिख दो, डेसिमल लेटर 10/16, इतनी सारी बात हो गई। 10/16 पर वो हमने किया, 16 से 10 में डिवाइड किया तो ये आया। अब इसमें से तुम आगे देखो 10 फ्री कर दो, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख सकते हो क्या? तो अब ये क्या चीज हो जाएगी? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आ गई? सो इफ ए बॉडी बियर्स दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन हो जाएंगे तो बात बेकार हो जाएगी। इफ ए बॉडी बियर्स this much number of excess electron, then the total charge beared by it is -1 कूलम। ठीक है? सो -1 कूलम की अब हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर +1 की भी लिखेंगे। इफ ए बॉडी बियर्स दिस मच नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन, उतने प्रोटॉन हो जाए तो +1 कूलम चार्ज, उतने इलेक्ट्रॉन हो जाए, सही है? तो क्या लिखना चाहिए? -1 कूलम चार्ज। If, इसको नोट करो, if a body bears ये लोगों ने साइन नहीं कराया, और तुम उल्टा मैथ भर लिए, 0 नंबर पे ठीक से नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा भर, तुम सीधा उल्टा भी किया है। 12 घंटे की क्लास की तुमने, और 1 नंबर नहीं लगा। सब में लिखा एज वुमेन हैज दैट एक्टिवेशन सो द लीफ नेशनलाइज्ड, एज द वुमेन हैज दैट एक्टिवेशन सो द लीफ इज यूटिलाइज्ड, एज द वुमेन हैज दैट एक्टिविटी। जैसे टेम्पलेट ले लिया, थप्पा थप 28,000 अपने पापा का बर्बाद कर रहे हैं। कैरियर तो जाएगा ही, उनका पैसा भी तो जा रहा है। हम वापस कर देंगे तुम्हें लेना हो तो, जब चाहोगे।
बॉडी bears कितना, that is 6.25 into 10 to the power 18 excess electrons, then it has -1 कूलम चार्ज। यही डेफिनेशन है, और +1 कूलम चार्ज की भी लिखो। If a body bears 6.25 into 10 to the power 18 excess, रिया सेंटेंस पूरा करो। Excess proton that it has +1 column charge. Excess proton, then it has +1 coulomb charge। Sure. Now define electricity charge +1 coulomb charge, quantization of charge, law of conservation। If a body has -1 coulomb charge, calculate the number of electrons, excess electron unit। If a body has 10 to the power 20 excess protons, find net charge of it। What is the property of a metal and property of non? एक प्रॉपर्टी लिखना, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। चलो ये चार कल तुम्हारे छोटे पेपर्स आ रहे हैं। हाँ। Electricity is the flow of charge। Free electrons, the electrons which are free to move, these are present in metals when potential difference is applied। जरा ध्यान दो, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई चीज है, ये सामान है, तो अब ये अलग पोटेंशियल है, ये अलग पोटेंशियल है, बात समझो। तो अमन यहाँ पे हायर पोटेंशियल है कि यहाँ हायर पोटेंशियल है? हाई पोटेंशियल कहाँ है? यहाँ, क्योंकि दिस इज MgH करोगे वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस और इसके बीच में अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ दूँ, मास को पोटेंशियल डिफरेंस पे छोड़ा है, तो मास क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा? चला गया कि नहीं? यहाँ हायर पोटेंशियल है,
अब फिर से देखो, इसी मास को मैं छोड़ रहा हूँ, तो दिव्या ये बताओ, ये हायर पोटेंशियल है कि ये सेम? तो ये कहीं जा गया? अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो चीज कभी मूव करेगी। तो उसी तरीके से चार्ज भी अपने जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, तो चाहे मास है तो वो मास पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करेगा। चार्ज तो चार्ज की भाषा समझेगा कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि मान लीजिए कि किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ आ रही बात कि नहीं? तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले इसको जे ब्राउनी ने देखा। जे ब्राउनी ने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ वहाँ ऐसे मूव करते रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ तुम प्लस माइनस लगाओगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? उसी के अंदर ही भटकते रहेंगे। सो दैट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या है? इन मेटल देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे तो कभी कभी ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, कभी दीवारों से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, फिर इधर से, इधर से, इधर से। इसमें बहुत इनको रास्ते में मिलेंगे। हो सकता है ऑर्बिट के भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ऑर्बिट में भी तो होंगे ना, कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 2 और 8 वो कोर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात नहीं? तो सोडियम में तो दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे? दे कंटिन्यूअसली मूव and have frequent collisions with other electron, and in this way they follow zigzag path. कैसा path follow करेंगे बोलो? zigzag path. And there is no net movement of them. वो कहीं जाएंगे नहीं, बस वहीं पर हिलते डुलते रहेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा शामियाना हो, उसमें बहुत सारे बाराती हों, तो वो इधर उधर थाली लेके घूमते रहेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, खाना पीना खाते रहेंगे, कहीं जाएंगे क्या? तो उनका zigzag path है। वैसे यहाँ पर ये so that is metal, there are free electrons. These electrons have frequent collisions with other electron, and follow zigzag path. ये किस पाथ को फॉलो करेंगे? That is zigzag path. ये वाला पार्ट पढ़ा, they follow zigzag path. This zigzag motion of these electrons is called, इन्हें क्या कहेंगे बताइए? ब्राउनियन मोशन। ओके, तुम समझोगी कब? तो इतनी 10 मिनट की चीज 20 मिनट में करती हो, समझोगी कब? ऐसे तो समझोगी और फिर चले जाओगे। मेरा मुख्य उद्देश्य टेस्ट कराना नहीं है, पढ़ना तो जरूरी है ना। चलो अब आप देखिए कि if potential difference, कैसा पोटेंशियल? अभी हमने आपको बताया, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान से समझें। तो चार्ज अगर यहाँ ऐसे रख दिया जाए, प्लस स्टैटिक, चार्ज अगर स्टैटिक हो जाए तो क्या यही इलेक्ट्रोस्टैटिक है? और इनके बीच में हमने एक मेटल की प्लेट ऐसे लगा दी, तो ये तुम सोचो चार्ज आया कैसे होगा इन प्लेट्स पे? एक बैटरी के द्वारा। तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होगा बताइए? तो ये इसमें चार्ज आ जाएगा। समझ नहीं बात? जैसे कि अगर हमारे पास, ये देखो, ये जिंक है और ये क्या है? कॉपर। ठीक है, अब इन दोनों को ही मैंने एक सॉल्यूशन में डुबो दिया है।
जो कौन सा सोल्यूशन है, दैट इज कॉपर सल्फेट। कैसा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। ये बैटरी है, ये जो बैटरी बिक रही सब यही है। उसमें दो चीज़ें, एक टर्मिनल जिंक का और एक कॉपर, और भी हो सकती है, किन्हीं भी दो डिफरेंट मेटल को ले लो। तुम कुछ ना करो, आलू के अंदर एक क्या करो, आयरन की नेल डालो, एक तांबा डाल दो और एलईडी बल्ब जलाओ मजे से रात को लाइट। वो दो डिफरेंट मेटल ले लो, आलू, नींबू, जो तुम्हारे कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो कंडक्टिंग बस लाइट चलती है, यही चीज़। तो व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर पुट इन सम कंडक्टिंग सोल्यूशन, दिस इज ए बैटरी। बोलो बात समझ आ गई? वही हमने किया। तो हमने इसको किस में रख दिया बताइए, कॉपर सल्फेट में डाल दिया। जिंक और हमारे पास जिंक और कॉपर है, हम दिखा देंगे इससे 2 वोल्ट की हमारी एलईडी बल्ब जल जाए। समझ आ गई? बाद में दिखा के पहले समझो। तो हमने क्या किया, मैं ये समझाना चाहता हूँ इससे ये प्लस और माइनस कैसे हो। तुम कहोगे एक बैटरी लगाने से क्या 2 प्लेट से लगा दो तो क्या एक पॉजिटिव हो जाएगी एक नेगेटिव? तो हाँ हो जाएगी, कैसे होगी वो समझो। तो जब होगा तुमको क्या ये बात मयंक मालूम है कि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ऐसा तुमने देखा एक्टिविटी सीरीज से। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कहेगा भैया हम तो इलेक्ट्रॉन अपने ही छोड़ रहे हैं, ये मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है और हम नीचे उतर रहे सोल्यूशन में, क्योंकि आई एम ए बेटर डोनर, मैं तो अच्छा डोनर हूँ, तो ये अपने सब इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा। और जरा देखो इसमें हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ऐसे बल्ब लगा दिया। तो ये जो बल्ब लगाया ना, अब ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर छोड़ दिए गए, 2 जिंक उतर आया, 2 जिंक उतरेगा तो एक जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो 2 जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हाई है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। चारों उधर नहीं जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। समझो, जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, तो पानी एक जग में ज़्यादा भरा है और एक में कम भरा हुआ है, तो पूरा ही चला जाएगा क्या? पूरा थोड़ी ना जाता है, तो ऐसा जाएगा कि बराबर हो जाए। तो जैसे यहाँ इतना पानी है, यहाँ इतना, तो इससे उतना ही जाएगा कि इक्वल हो जाए। तो यहाँ 4 है तो उधर कितने जाएंगे? 2 ही जाएंगे। तो वो अगर इसमें से चलेंगे तो ये लेस रिएक्टिव है, तो दोनों मेटल है, लेकिन इनमें भी तो आपस में थोड़ा कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम होता है। तो इसमें जब ये मूव करेगा, देन दिस बल्ब इज ए रेजिस्टेंस, इसके अंदर है ये ऐसी चीज़ है, ये डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा, नहीं जाने देंगे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे ऐसे करेगा, तो उससे जो हीट पैदा होगी उसी से रोशनी होगी। रजिस्टर कुछ और नहीं है, रजिस्टर एक कंडक्टर है, ओनली इट हिंडर्स, अल्टीमेटली इट अलाउज। वो जाने तो देगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जाएगा ही, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज रजिस्टर। हर एक बल्ब एक रजिस्टर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जल रहा है, तो हमने एक बैटरी है जिंक की लगा दी, तो ये जिंक है, जिंक और कॉपर, और मैंने इसको जलाया तो कहेगा हम नहीं जाने देंगे, और लेकिन जाने तो देगा, ऐसे कहाँ तक रोकेगा? नहीं जाने दे रहा है कि नहीं जाने दे रहा? तो लेट अस, ये भी हम इसको समझाएंगे, बट यहाँ समझिए। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव किए, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है? जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सके वही अच्छा मेटल है, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन ले सके वही तो अच्छा नॉन मेटल है। जो अच्छा डोनर है वो अच्छा मेटल, जो अच्छा रिसीवर है वो अच्छा नॉन मेटल। बोलो बात समझ आ गई? तो इन दोनों में बेटर मेटल कौन है? सही। तो अब ये जब आया तो क्या ये कॉपर यहाँ आने लगेगा? तो कॉपर कहाँ चला जाएगा बताइए? कैटायन है, कैटायन जहाँ जाए उसे क्या कहोगी? कैथोड। वेयर कैटायन गोज इज नोन एज कैथोड, तो इसे कैथोड कह देना। और जिंक जब यहाँ उतरे तो जिंक उतरे फिर अपनी बारी का इंतजार करें कि कॉपर हटे तो हम भी सोल्यूशन में जाएं। तो ये सब जिंक यहाँ इकट्ठा ही है। जिंक तब तक इकट्ठा है जब तक इसने अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़े, उनका भी तो अट्रैक्शन रहेगा। तो इसलिए इनके स्वागत के लिए कौन आएगा बोलो? अट्रैक्शन में, क्योंकि इसका भी तो माइनस और प्लस का भी तो अट्रैक्शन होता है। तो एनायन जहाँ जाए बाहर ही बाहर रहेगा, लेकिन जाएगा तो जिंक यहाँ बहुत सारे जाएगा। वेयर एनायन, निगेटिव को क्या कहते हैं? उसे एनोड। वेयर एनायन गोज दैट इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। सही है, ये दिखा देंगे। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ बताइए? एनोड। तो अब अगर हम देखें तो किसी भी बैटरी में जो एनोड होगा उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमेशा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं बताइए? जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में ये एक हमारे पास कंडक्टर है,
मान लीजिए ये निगेटिव टर्मिनल है, तो क्या ये एनोड होगा? एनोड इज ऑलवेज निगेटिव। किसी भी बैटरी में क्या होगा बोलो? एनोड इज ऑलवेज निगेटिव टर्मिनल। और कैथोड क्या होगा? इसकी टर्मिनल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस कर रहा है वही तो निगेटिव है। तो इस तरीके से जो निगेटिव टर्मिनल है उसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसको मैं बदल दूँ, मैंने यहाँ प्लस दिखाया ना, तो यहाँ प्लस दिखाऊँ, तो अब वो कौन सी टर्मिनल होगी? क्या वो जिंक है? तो ये जिंक हो गई, और ये कौन सी हो गई? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और फिर यहाँ क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे ये आएंगे एंड दे विल गेट डिस्चार्ज। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझो, मेरे यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि किसी भी बैटरी में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सही है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे बताइए? यहाँ तक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। सो यहाँ भी यही जिंक है, जिंक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब इसके बाद देखो इस फ्री मेटल में क्या क्या चीज़ें हैं। यही सोडियम है, सोचो सोडियम है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? इसकी ओर चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। हमेशा ये ना सोचो, मैंने तुमसे कहा कि भाई ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, और मैं कहूँ अच्छा अब बताओ, तब तुम जिसे हायर कह रही हो उसी को तुम लोअर बोलने लगोगी। इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। तो अभी यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल हुए इधर आ जाएंगे, लेकिन तुमने क्या सोचा है? इसके अंदर जो जिंक थे उनकी तीसरी ऑर्बिट खाली हो चुकी है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे वही तो भागे। तो अगर उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कहेंगे इसकी देखो खाली, चलो मौका पाकर उसमें आ जाए। तो क्या वहाँ वाले इधर नहीं आ जाएंगे? सारे जिंक ने तो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्या उनकी थर्ड ऑर्बिट जिसमें 2 8 रह गया, 1 वाला तो चला गया ना, उछल के आ गया। समझा गई बात की नहीं? अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है थर्ड ऑर्बिट करके, उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, कंडक्शन ऑर्बिट। तो अब चलो इसमें आ गया। अब इलेक्ट्रॉन फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये रिलेटिव टर्म है, ये ना सोचो यहाँ प्लस कैसे आ गया, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, बस उसी के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे निगेटिव कह दिया, उसके रिस्पेक्ट में इसे हमने क्या कह दिया? प्लस कह दिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसा भी समझ सकते हैं। तो फिर यहीं पर क्या होगा बताइए? नाउ दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव इट, तो जब मूव करने लगेंगे तो धीरे धीरे कॉपर इसमें डिपॉजिट होने लगेगा, और जो सोल्यूशन ब्लू कलर का था धीरे धीरे जिंक के उतरने से वो क्या हो जाएगा? इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, तो वो धीरे धीरे उतरने लगेगा और कॉपर सोल्यूशन, कॉपर उस पर पूरा मोटा हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? यही बैटरी है। जब सारा जिंक उतर चुका होगा तब बैटरी डेड मानी जाएगी, उसे क्या माना जाए? फिर और रिएक्शन नहीं हो सकती है। सो यही चीज़ होती है। अब जरा देखें, ये तो थोड़ी सी बात है, बहुत ज़्यादा में इसके समझने की जरूरत नहीं, बस तुम समझो ये एक बैटरी है, और बैटरी में एक टर्मिनल कौन सा है? निगेटिव। उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसको हम फिर से देखें ना, कैथोड एनोड भी भूल जाओ, बस तुम समझो एक निगेटिव पॉजिटिव होता है, कैसे होता है बैटरी में तो पता चल गया। तो अब हम यहाँ कहने जा रहे हैं यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या लिखने जा रहे हैं? इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने अलग अलग चार्ज दे दिया, बैटरी ने दे दिया, when electrostatic potential difference is applied at both end of conductor, इस कंडक्टर के दोनों एंड पे हमने क्या लगा लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक is at both end of conductor, then free electrons मूव। ये कैसे मूव करेंगे? फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं दे मूव टू हायर पोटेंशियल। हमेशा चार्ज में देखो, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल बोलेंगे और निगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे? क्योंकि साइंटिस्ट शुरू से सोचते हैं निगेटिव तो कम ही होता होगा, इसीलिए उन्होंने उसको लोअर माना और प्लस को क्या माना? हायर। तो इसे क्या माना? प्लस को क्या माना? हायर पोटेंशियल। और ये कैसा है? लोअर। ये भी हम दिखा देंगे, दैट इज द निगेटिव टर्मिनल इज नोन एज लोअर पोटेंशियल, और इसे क्या माना जाएगा? हायर। जरा ध्यान दीजिए। तो देन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स
पॉजिटिव टर्मिनल। एक बात समझ आ गई, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, शुरू के जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में बात करते हैं। शुरू में सोचते थे लोग कि करंट, इसके अंदर कोई चीज़ है, कुछ ऐसी अजीब चीज़ें जो चलती होगी, तो वो चीज़ हमेशा हायर से लोअर ही चलेगी। कैसे चलेगी? जैसे मान लो ये पहाड़ों से नदियाँ बह रही हैं, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो नदियाँ कैसी बहती हैं? क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहती हैं? बोलो। तो ऐसे ही तो नदियाँ बहती कि नहीं? तो इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या कहा कि करंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा है बताओ? निगेटिव चल रहा है कि नहीं? उनको मालूम ही नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 1755 की, तब तक नहीं, पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन होता क्या। सबसे 1789 में किसी थॉमसन ने कब किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, तब उसके बाद ही हुई है, 40 साल में, उसके पहले की है इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई बात? तो अब जरा देखो यहाँ क्या हो रहा है बताओ। अभी जिंक से तुमने देखा था ना इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो उनको नहीं मालूम था इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उन्होंने सोचा कोई चीज़ है जो इसमें मूव कर रही है और रोशनी दे रही है। तो उन्होंने कहा जैसे धरती में हायर पोटेंशियल से लोअर चीज मूव करती है, वैसे ही पहली टर्म अब आ रही, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस के फ्लो को ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो उन्होंने गलती से क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रिक करंट करके कुछ बहती ही नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट है क्या कुछ? वास्तव में बहता तो इलेक्ट्रॉन है। क्या बहता है? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक देखो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करता है बोलो? इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर, उसे क्या कहेंगे? समझो, इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसी को दूसरे वर्ड में बोल दो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू। लोगों की गलती से बोला गया। क्यों? उन्होंने कहा कि लोअर से कोई चीज़ कैसे हायर में चली जाएगी, ऐसी कोई चीज़ होती, उन्हें मालूम नहीं था ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया बताइए? इन एक इलेक्ट्रिक सर्किट। बाद में जो ये पियर्सन की बुक आई है, अब इसमें तुमको दिखाएंगे तो तुमको पता चल जाएगा इसमें सही माना गया। इन्होंने करंट को भी माना है कि लोअर से, वो बाद में दिखा देंगे, लेकिन ऐसा अमेरिका की बुक में है। अब फिर से समझो, ये दो सेंटेंस बोल के दिखाओ जरा जो मैं बोला। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, प्रोटॉन कहाँ से? इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हाँ, और बोलो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट मूव्स। इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। बहुत बड़ी बात हो गई, इसको लिख लें कि सब लोग भूल ना है। चलो, ये बहुत बड़ी बात है। क्या लिखें? क्या? दिस इज द मोशन ऑफ चलो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, देखो निगेटिव टर्मिनल, अगर मैं निगेटिव टर्मिनल लिख रहा हूं तुम लोअर पोटेंशियल कह सकते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा निगेटिव टर्मिनल तो लोअर पोटेंशियल है। से कहाँ मूव करेंगे मैम? टू हायर पोटेंशियल। इतनी बात समझ आ गई? अब शिव शर्मा एक और भी सेंटेंस बोल रहा था, इन्होंने आप कुछ क्या रिपीट कर देंगे? इलेक्ट्रॉन की हो गई बात, फिर से कर रहे हैं। बोलो, आप बोलो हमको। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल। देखो ये है इलेक्ट्रिक करंट, आई से इलेक्ट्रिक करंट मानी जाती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहती है। moves from higher potential to
lower potential. Direction of electric current is opposite to the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन उधर से इधर और इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर, उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रिक करंट सोची जाए उल्टा मान लो, इलेक्ट्रॉन वहाँ से मान लें। उन्होंने माना क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है तुमने मान लिया तो मान लिया, अब हम इसका उल्टी इलेक्ट्रॉन मान लेंगे, बस सीधी बात है नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसी है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम अपोजिट टू, ये कैसी है बोलिए? अपोजिट टू, तुम सेंटेंस पूरा करो। इट इज अपोजिट टू अंशुक्रिया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो इलेक्ट्रॉन जिंक से मूव किया निगेटिव से, तो उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट मूव किया, ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट करके कुछ फ्लो नहीं करे, लेकिन हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, कुछ तो चल ही रहा है, समझ आई? अब जरा देखिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो तुम्हें क्या लग रहा है? जब मान लो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है प्लस माइनस की प्लेट है, जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो मास ऊपर से नीचे गिर जाता है, और सेम पोटेंशियल पे तो कुछ नहीं हो रहा था ना। अब जरा देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तुम कभी मुंबई में सफर किए हो कि नहीं, कि सिर्फ जोधपुर में ही रहते हो? किए हो ना? तो जब तुम वहाँ मुंबई सीएसटी से निकलना तो आंख बंद कर लेना, तुमको इतने धक्के लगेंगे मुंबई सीएसटी के गेट तक पहुँचा देंगे, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, धक्का मार मार के यहाँ वहाँ करके सब निकलना है, वो वहीं पहुँचा देंगे। तो जब तुमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो अप्लाई करने पर देयर इज ए परपिचुअल मोशन, एक अदृश्य शक्ति तुमको धकियाए लिए चली जा रही है और गेट पे छोड़ देगी, दैट इज ए काइंड ऑफ परपिचुअल मोशन। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि सीधे ऐसे जाएंगे, बहुत सारे बीच में भी है ना, तो इनमें ऐसे 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 वापस भी आएंगे, टक्कर होती जाएगी, धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि भीड़ टकरा टकरा के वहीं पहुंच गए, तो ऐसे 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 ऐसे, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं, समझ में आई कि नहीं? सो द नेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। इसे क्या कहेंगे? मतलब जो मैं कॉलम बता रहा था उसमें ड्रिफ्ट स्पीड है, तो वहां पे हम आ गए। देखो ड्रिफ्ट स्पीड समझो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, बहुत धीमी स्पीड है, दिस इज 3 mm/s। अगर तुमने प्लस और माइनस लगाया तो ऐसा नहीं कि उनकी टक्कर नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में मिलेंगे फिर टकरा के जाएंगे, ऐसे ऐसे तो करते रहेंगे ना। ब्राउनियन मोशन क्या रुक जाएगा क्या? तो क्या बोलोगी बताओ? नेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इतनी बात समझ में आ गई? इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। देखो इस चीज को, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन को नहीं छोड़ेंगे, when potential difference is applied, is called, इसे क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, define free electron. Brownian motion, drift speed, electron moves from electric current moves, flows, electric current को flows from potential to
इतनी बात हमने बता दी। अब हम देखें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। एक चीज़ और देखनी है, वास्तव में ऐसे इलेक्ट्रिक करंट सोचने से तो नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट है, देखेंगे है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, सी दैट इज अगर तुमने यहाँ पर इसको प्लस कर दिया है और यहाँ क्या कर दिया है, ऐसा तुमने किसी बैटरी के वजह से किया होगा। बैटरी का दूसरा नाम क्या है मैम? वैसे ये सेल है, बहुत सारी सेल मिल जाए तो बैटरी, ये एक सेल है। कई सेल मिला के क्या कहते हैं? कभी भी तुम्हारी मम्मी ने कहा होगा कि बेटा मयंक टॉर्च की बैटरी चेंज कर देना, कभी सेल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें हमेशा 2 या 2 से अधिक सेल रहते हैं। तो फिर आप उसे समझ सकते हैं कि मम्मी लोग कितना सोच के बोलती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो अब इसको दूसरा नाम उत्तर से हम लोगों को क्या बताया? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। तो सेल का दूसरा नाम क्या बताइए? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कहाँ मूव करेंगे? क्या ऐसे मूव करते जाएंगे? तो तुम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो और यहाँ अपनी नजर गड़ा लो और देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करते जाना कि कितना कूलम्ब चार्ज है। तुम सड़क पे खड़े हो जाओ, यहाँ देखो कितनी बाइक्स जा रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर तुमने यहाँ से देखा 10 इलेक्ट्रॉन गए तो अभिषेक के पास चले जाना, भैया 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हुआ, ये बता देंगे कि -1.6 इंटू 10, जो बताएंगे वही मान लिया नहीं 1. तो ये देखना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। जो इसमें से यहाँ चार्ज जाएगा वही चार्ज हर जगह से जाएगा। तुम यहाँ आग लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो। भाई एक गली है, गली में आगे इंडिया गेट पड़ गया, फिर चांदनी चौक, फिर बहुत सकरा रास्ता और बाइकर्स वही मूव कर रहे हैं। तो क्या बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या उतने ही बाइकर्स रहेंगे कि बीच में नए नए प्रकट होते जाएंगे? 10 है तो 10 ही रहेंगे, चाहे इंडिया गेट में घुमा लो चाहे गली से घुमा लो। ये बात है। ये बात अलग है कि गली डिटरमाइन करेगी कि मैक्सिमम कितने घूम सकते हैं, उतनी तो घूम पाएंगे। तो अब फिर से समझो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। जैसे तुमने यहाँ आग लगाई और तुमने देखा कि भाई 2 सेकंड हो गए और 4 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर गया, तो क्या सुजैन आप बताएंगी कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है इस इलेक्ट्रिक सर्किट? दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 2 सेकंड में इतना फ्लो किया तो 1 सेकंड में कितना फ्लो किया? तो जो 2 कूलम्ब पर सेकंड है वही 2 एम्पियर है। कूलम्ब पर सेकंड वो क्या बोल रहे हैं, बोलो एम्पियर। तो क्या हुई बोलिए इलेक्ट्रिक करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a given cross sectional area, cross area per second। तुम कहीं पर भी आंख बता लेना, सब में वही रेट है। जो बाइकर से गोल चक्कर में घूम रहे हो कहीं भी सब जगह वही घूमेंगे, अलग से कहाँ से आ जाएंगे? पर सेकेंड। इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या हुआ? टोटल चार्ज जितना फ्लो किया और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज अपॉन। ध्यान दीजिए उधर आई लिखा था कि नहीं इलेक्ट्रिक करंट को? अभी यहाँ लिखा था, आई लिखा था। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हुआ? और टोटल चार्ज को तुमने अभी क्वांटाइजेशन में क्यू बोला था, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू को किस में मेजर करते हो? कूलम्ब में। इसे किस में मेजर करते हो? सेकंड में। तो बोलो इसकी यूनिट क्या हो गई? तो यूनिट क्या होगी बताइए? कूलम्ब पर सेकंड, सी कैपिटल लिखा जाएगा, और एम्पियर। और अगर साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा प्यारा आता है ना, अगर
एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बनती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वही पर सेकंड ही तो रेट है, तो क्या बोलोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन कट कर दो, थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस टर्म है, देखो इस चीज को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is rate of flow of charge through a given cross sectional area is called electric current। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया? Q अपॉन T। देखो I इज इक्वल टू Q बाई T। एग्जाम्पल 12.1 देखो, एग्जाम 12.1 है कि 11 पॉइंट है? ये चैप्टर एक कम हुआ है ना। 11.1 देखो, करंट कितनी है बताओ? 0.5 एम्पियर है, और बल्ब में ये करंट फ्लो कर रही है, और 10 मिनट टाइम कितना है? 10 मिनट कितना सेकंड होता है? 10 इंटू 60 सेकंड, दैट इज 600 सेकंड। आई और टी दिया है, अब क्या पूछ रहा था? टोटल चार्ज पूछ रहा है, तो आई क्या होता है? Q बाई टी। तो Q क्या हो गया? I इंटू टी। नाउ सो दैट इज इक्वल्स टू I की वैल्यू रखो 0.5। क्या इसे कूलम पर सेकंड लिख सकते हो? एम्पियर भी लिख सकते हो, लेकिन कूलम पर सेकंड भी तो लिख सकते हो, वहाँ लिखा है कि नहीं? तो ये कितना है बोलो? 600 सेकंड। तो यही तो Q हो गया, सेकंड से सेकंड कट गया, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 6 5 जा 30 होता है, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया? सही है ना। अब देखो कुछ चीजें इसमें जोड़ दे रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, फिर आप लोगों को डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट इन 2 डिफरेंट वेज। एक ऐसे कर लेना है, कैसे कर रेट कितना? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट in 2 different ways. Write 2 units of electric current and 2 units of charge। 2 यूनिट बताओ चार्ज की, और इलेक्ट्रिक करंट की भी बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की तो बता दो, इलेक्ट्रिक करंट की तो बता सकते हो ना, एम्पियर और कूलम पर सेकंड। क्यू क्या होता है बोलो? IT एम्पियर सेकंड। क्यू की 2 यूनिट हो गई, आई को एम्पियर में व्यक्त करते हो और टाइम को सेकंड में, तो क्यू की कितनी यूनिट हो गई? या तो कूलम को बोल दो या एम्पियर सेकंड, फार्मूले से ही तो आ जाती है ना। क्यू क्या होता है देखो, यहाँ से IT होता है, आई में आई क्या एम्पियर, वैसे तोड़ दोगे तो फिर कूलम भी आ जाएगा, तोड़ दोगे तो एम्पियर को क्या लिखा? कूलम पर सेकंड, तो फिर से कूलम आ जाए, और या फिर एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं। मन में सोचो ये कुछ है नहीं, कूलम बाई सेकंड ही तो कट जाएगा, तो कूलम भी तो आ जाएगा। लेकिन बहाने से, क्योंकि I इंटू टी है, तो I की यूनिट एम्पियर और T की सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी हुई कि नहीं? चौथा क्वेश्चन यही है, इसमें आपको ये बात पता है। इतना काम करो फिर छुट्टी कर दो। चलो ये लो।
electrons